नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 7वें वेतन आयोग की। ये काफी चर्चित विषय रहा है, तो आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। समझेंगे कि ये क्या था, क्यों लाया गया और इसका असर क्या हुआ। हाँ, तो सबसे पहले ये वेतन आयोग होता क्या है? मतलब क्यों बनता है ये हर 10 साल में? देखिए, वेतन आयोग का सीधा सा काम है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को समय के हिसाब से एडजस्ट करना। हम्म, महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था बदलती है, तो जरूरी है कि वेतन भी उस हिसाब से बढ़े। सही बात है। तो ये जो 7वां वेतन आयोग था, इसकी कहानी क्या है? कब बना, कब रिपोर्ट आई? इसका गठन हुआ था फरवरी 2014 में। जस्टिस ए के माथुर इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी नवंबर 2015 में और सरकार ने इसे लागू किया 1 जनवरी 2016 से। ओके, और इसका लक्ष्य क्या था? मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ाना या कुछ और भी? देखिए, सैलरी बढ़ाना तो एक मुख्य लक्ष्य था ही, खासकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों का। लेकिन साथ ही भत्तों को थोड़ा और तर्कसंगत बनाना और हाँ, सरकारी कामकाज में थोड़ी और कुशलता लाना भी इसका मकसद था। सुना है कि न्यूनतम और अधिकतम सैलरी में बहुत बड़ा बदलाव आया था इस बार। हाँ, ये शायद सबसे बड़ा हाईलाइट था। जो न्यूनतम सैलरी थी, वो 7,000 रुपए से बढ़ाकर सीधी 18,000 रुपए कर दी गई। अरे वाह! मतलब दोगुने से भी ज्यादा। हाँ, काफी बड़ा जंप था। और जो अधिकतम सैलरी थी कैबिनेट सचिव के लेवल पर, वो 2,25,000 रुपए तक पहुंच गई। अच्छा, और इसके साथ एक फिटमेंट फैक्टर की भी बात होती है, वो क्या था? हाँ, फिटमेंट फैक्टर ये 2.57 तय किया गया था। इसका मतलब ये था कि कर्मचारी की जो मौजूदा बेसिक सैलरी थी ना, उसे 2.57 से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की गई। ये एक स्टैंडर्ड तरीका था सबके लिए वेतन बढ़ाने का। समझ गई। और एक और चीज, पे मैट्रिक्स। इसने कहते हैं पुराने ग्रेड पे सिस्टम को बदल दिया। बिल्कुल सही। पहले ग्रेड पे वाला सिस्टम चलता था, जिसमें अलग-अलग पे बैंड और ग्रेड पे होते थे। वो थोड़ा सा कह सकते हैं जटिल था। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो लगता था। तो उसकी जगह ये पे मैट्रिक्स लाया गया। इसमें लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक है। हर लेवल में वेतन की एक रेंज है। इससे प्रमोशन और वेतन वृद्धि थोड़ी ज्यादा पारदर्शी और आसान हो गई। अच्छा, तो मतलब अब लेवल के हिसाब से सैलरी मिलती है। हाँ, बिल्कुल। आपका जो पद है और अनुभव है, उसके हिसाब से आपको एक लेवल मिलता है और उसी लेवल के अंदर आपका वेतन तय होता है और बढ़ता है। जैसे मान लीजिए किसी का पुराना बेसिक पे 8,000 रुपए था, तो 2.57 फिटमेंट लगाकर वो नए मैट्रिक्स में लेवल 4 में आ गया, लगभग 25,500 रुपए के आसपास। कोई असल उदाहरण दे सकते हैं, जैसे किसी टीचर का? जरूर। मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल टीचर है, पुराने सिस्टम में उसे लगभग 12,000 रुपए बेसिक मिल रहा था, जिसमें ग्रेड पे 4,200 रुपए शामिल था। ठीक है। तो 7वें वेतन आयोग में उसे लेवल 6 दिया गया। अब 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद उसका नया बेसिक पे हो गया 35,400। बाप रे, ये तो काफी बड़ा अंतर है। खासकर निचले लेवल्स पर तो काफी फायदा हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, यानी पेंशनर्स, उन पर क्या असर पड़ा? पेंशन की कैलकुलेशन भी इसी नए पे मैट्रिक्स के आधार पर की गई। फॉर्मूला भी सरल रखा गया। रिटायरमेंट के समय जो आखिरी बेसिक सैलरी थी, उसे सेवा के कुल सालों से गुणा करें और फिर 2 से भाग दे दें। अच्छा, अंतिम मूल वेतन इंटू सेवा के वर्ष डिवाइडेड बाय 2। हाँ, सीधा हिसाब। हाँ, सीधा हिसाब। भत्तों का क्या हुआ? अलाउंसेस में भी बदलाव हुए? हाँ, कई भत्तों को पुनर्गठित किया गया, जैसे एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। उसे शहरों की आबादी के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया, एक्स, वाई और जेड। हाँ, ये सुना था। एक्स, वाई, जेड। तो एक्स शहरों के लिए बेसिक पे का 24%, वाई के लिए 16% और जेड के लिए 8% एचआरए तय हुआ। इसी तरह बच्चों का शिक्षा भत्ता बढ़कर 2,250 रुपए प्रति माह हो गया। ट्रैवल अलाउंस टीएबी शहर और पे लेवल के हिसाब से बदला गया। जाहिर है इन सब सिफारिशों को लागू करने में सरकार का खर्चा भी काफी हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2016-17 में सरकार पर करीब 1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। 1 लाख करोड़ से ज्यादा। हाँ, ये उस समय की जीडीपी का लगभग 0.65% था। तो ये एक बड़ी रकम थी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 7वें वेतन आयोग ने सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने की कोशिश की, पे मैट्रिक्स के जरिए। न्यूनतम वेतन काफी बढ़ाया
और उसे महंगाई से जोड़ने का एक प्रयास था। सही कहा आपने। मुख्य उद्देश्य यही था कि कर्मचारियों की खरीदने की शक्ति बनी रहे और सरकारी सिस्टम में थोड़ी एफिशिएंसी आए। लेवल्स वाला सिस्टम करियर प्रोग्रेशन को भी थोड़ा साफ करता है। अब आगे की बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग की भी आजकल चर्चा होने लगी है। उसका क्या स्टेटस है? हाँ, देखिए, परंपरा तो यही है कि हर 10 साल में वेतन आयोग बनता है। तो उस हिसाब से 2026 के आसपास अगला वेतन आयोग बनना चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ कर्मचारी यूनियन और संगठन मांग कर रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए इसे जल्दी बनाया जाए, शायद 2024 या 25 में ही। पर अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, सब अटकलें ही हैं। तो इंतजार करना होगा। अच्छा, आखिर में एक बात सोचने वाली है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में भी ये 10 साल वाला सिस्टम ही चलता रहेगा, या जिस तरह से इकोनॉमी और महंगाई बदल रही है, कोई नया ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीका लाना पड़ेगा सैलरी रिव्यू का? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 10 साल का अंतराल कई बार लंबा लग सकता है, खासकर जब महंगाई तेजी से बढ़ रही हो। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम हो जो महंगाई से जुड़ा हो, या फिर समीक्षा जल्दी जल्दी हो। हाँ, शायद हर 10 साल का इंतजार करने की बजाय कोई और तरीका। हाँ, लेकिन अभी तो मौजूदा व्यवस्था ही चल रही है। भविष्य में क्या होगा, ये देखना होगा। ये जरूर एक विचार करने वाला मुद्दा है। बिल्कुल, तो आज हमने 7वें वेतन आयोग को काफी विस्तार से समझा। धन्यवाद। धन्यवाद।